लोगों ने स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन पढ़ा था फ्रैक्चर की मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था। पहले हम लोगों ने क्या करना है, फ्रैक्चर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब दूसरा पॉइंट था हमारे पास स्टेबलाइजेशन का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्प्लिंट एंड कास्ट और ट्रैक्शन के बारे में बता दिया था। कोई भी इस तरह का फ्रैक्चर जो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, यानी डिसप्लेस ना हो, एंगुलेटेड ना हो, उसको स्प्लिंट एंड कास्ट से भी ठीक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको ट्रैक्शन का बताया था कि अगर हमारे पास जो है स्प्लिंट एंड कास्ट से ये ज़रा थोड़ा सा एडवांस मेथड है कि अगर थोड़ा सा एंगुलेटेड फ्रैक्चर हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन से वापस रीअलाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास ट्रैक्शन में भी हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि एक स्किन ट्रैक्शन होती है, बाहर से ही देते हैं, और एक हमारे पास स्केलेटल ट्रैक्शन होती है, यानी स्किन के अंदर प्रॉक्सिमल टिबिया से गुजार के ये तस्वीर बनी हुई है, हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। अब जो हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ना है वो है इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन अपने नेम से ही बता रहा है, इंटरनल यानी अंदर हम लोगों ने बोन को एक्सपोज करना है। पहले हम लोगों ने खोल के हड्डी को एक्सपोज करना है, फिर उसके अंदर हम लोगों ने फिक्सेशन करनी है। फिक्सेशन किस किस चीज़ों से करते हैं, स्क्रूज एंड प्लेट से करते हैं, वायर से करते हैं, इसके अलावा इंट्रामेडलरी नेल से करते हैं। अब इनकी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इंटरनल फिक्सेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी इंडिकेशन क्या है। तो इसकी इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले उन्होंने यही लिखा हुआ है, जब नॉन ऑपरेटिव हमारे पास जो प्रोसीजर है वो फेल हो जाए तब हम लोगों ने इंटरनल फिक्सेशन की तरफ जाना होता है। अब नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या था, ट्रैक्शन और स्प्लिंट एंड कास्ट, ये नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर थे। तो हमारे पास ये कब का फेल होते हैं, जब हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, जब किसी बंदे को पैथोलॉजी हो और उस पैथोलॉजी के रिजल्ट में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बन रहे हो, तब हम लोगों ने करनी है, या बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर हो। तो इसकी इंडिकेशन याद करने का तरीका ये है, आपने इमेजिन करना है एक बंदा है, उसको पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी के रिजल्ट के ना, पैथोलॉजी यानी आप कह लो उसको मेटास्टैटिक कैंसर है, ये पैथोलॉजी है। मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, ये इसका दूसरा पॉइंट है। मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से बंदा अनस्टेबल है, तो यानी ये इसका तीसरा पॉइंट है। तो ये इस तरह आपने इंटरनल फिक्सेशन की इंडिकेशन याद कर लेनी है। फिर मेथड क्या क्या है मैंने आपको बता दिया, स्क्रूज एंड प्लेट्स, के वायर, इंट्रामेडुलरी नेलिंग। अब हम इसकी डिटेल करते हैं। स्क्रूज एंड प्लेट्स के अंदर क्या होता है, इस तरह का, यानी जिस तरह ये हमारे पास सिंथेटिक इम्प्लांट नॉन रिएक्टिव ये मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो ये स्क्रूज हैं और ये हमारे पास ये प्लेट्स हैं, ठीक है ना। ये स्क्रू के अंदर, इसके अंदर सुराख हुए होते हैं, उसके अंदर से हम लोगों ने गुजार के स्क्रूज लगाने होते हैं प्लेट पे। फिर हमारे पास है कि अ स्क्रू इज़ नॉर्मली यूज टू जॉइन 2 थिंग्स, यानी स्क्रू कब यूज़ करते हैं, जब 2 चीज़ों को हमने जोड़ना होता है। जैसे ये यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है कंडाइल का, तो उसको टूट के लैदा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने स्क्रू से वापस रीअलाइन कर लिया है। स्क्रू कैन बी यूज टू फिक्स मेल्यूलाई कंडाइल्स, ये इसकी जो है वो बताई हुई है कि जब हमारे पास जो टखने होते हैं वो, और जो कंडाइल्स ह्यूमरस पे फीमर के जो कंडाइल्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए होते हैं। उसके अलावा प्लेट्स वेरियस साइज़ की, शेप्स की अवेलेबल होती हैं, और अकॉर्डिंग टू साइट और शेप ऑफ फ्रैक्चर हम लोग उसको लगा देते हैं। सिर्फ हमारे पास कंडाइल पे नहीं लगती, हमारे पास जो डायाफिसिस यानी शैफ्ट ऑफ बोन होती है, वहाँ पे भी स्क्रूज एंड प्लेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, बस 2 एडवांटेज आप याद कर लें। पहला तो ये अर्ली मोबिलाइजेशन ये अलाउ करती है। दूसरी हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट इमोबिलिटी दे देती है। इमोबिलिटी का क्या मतलब है कि जो 2 टूटे हुए पार्ट्स थे बोन के, अब वो हमारे पास मोबाइल नहीं रहेंगे। अब हम लोगों ने उसको स्क्रूज एंड प्लेट लगा के फिक्स कर दिया है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट इमोबिलिटी आ गई है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली जो फ्रैक्चर की साइट है वहाँ पहले फ्रैक्चर है, तो आप उसको स्क्रूज एंड प्लेट्स लगा के जो है वो इंटरफेयर मतलब कि कर सकते हो। जब भी हम लोग ने किसी भी जगह को इंटरफेयर करेंगे फ्रैक्चर की साइड को, तो ज़ाहिर है जो उसकी पेरियोस्ट्रियल जो बाहर की बोन की लेयर होती है, और जो सॉफ्ट टिश्यू यानी जो मसल्स हमारे पास होते हैं वो डैमेज होते हैं। उसके डैमेज होने से क्या होता है कि जैसे आप ये देखें कि जब भी सॉफ्ट टिश्यू या पेरियोस्ट्रियल डैमेज होगा, फ्रैक्चर साइड की इंटरफेरेंस होगी, आप लोड बेरिंग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास लोड बेरिंग भी जो है वो इमीडिएट अलाउ नहीं करती। उसके बाद अगर लोड बेरिंग नहीं होगी, एक जगह जो है वो बस इमोबिलाइज ही रहेगी, हिलेगी नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इन्फेक्शन जब होगा तो जो मेटल की हम लोगों ने स्क्रूज लगाए हुए हैं उसकी वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन अगर क्रिएट हो गई तो हमें प्लेट को रिमूव करना पड़ जाएगा, और प्लेट को रिमूव करने के लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, और वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज आपने
एज अ स्टोरी याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है वायर्स। वायर्स क्या होती है हमारे पास, के वायर्स या पिकेंजी वायर्स इसको कहते हैं, और ये स्पेशली चिल्ड्रंस में यूज़ होती हैं स्क्रूज़ की ऑल्टरनेटिव पे, ठीक है ना, क्योंकि जो स्क्रूज़ होते हैं, प्लेट्स होते हैं ना, जो बच्चों के अंदर ग्रोथ प्लेट होती है उसके साथ इंटरफेयर कर जाते हैं, ठीक है ना। और ग्रोथ प्लेट अगर हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी तो बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी, सही नहीं हो सकेगी। तो वायर्स क्या होती हैं कि वो क्रॉस तो करती हैं ग्रोथ प्लेट को, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं छोड़ती, जल्दी हील हो जाती हैं। और वायर्स क्या होती हैं, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जो है वो यूज़ होती हैं, और फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रेन एंड प्रोसेस। अब दो यहाँ पर आ चुका है, दो जहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने जो ये वाला पहले वाला था पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, और दूसरा है सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये टर्म मैंने इस वजह से मार्क कर लिया क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ है, मुझे पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ये आपने याद रखना है, एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का लॉन्ग आया हुआ है कि किस तरह आपने इसको मैनेज करना है, दूसरा सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस को किस तरह मैनेज करना है, आपका ये लॉन्ग आया हुआ है। तो सुप्राकंडाइलर ह्यूमरस के लिए आपने याद रख देना, अपने जहन करना के वायर, और के वायर के हम डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं है। फिर हमारे पास है के वायर की, आपको मैं शक्ल दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की होती है। ये देखें इस तरह, ठीक है ना, ये वायर्स इस तरह लगी हुई हैं, क्रॉस वायर्स होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है इंट्रामेडलरी नेल। इंट्रामेडलरी नेल क्या होता है हमारे पास, शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन विद इट्स मेडलरी कैविटी इज एसेंशियली अ ट्यूब। ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर जो मेडलरी कैविटी होती है, समझ लो वो एक ट्यूब की तरह होती है, ज़ाहिर है वो खाली होती है, उसके अंदर मैरो होती है, इसीलिए उसको मेडलरी कैविटी कहते हैं। तो उस जो मेडलरी कैविटी है, मैरो के अंदर से, उस ट्यूब के अंदर से हम लोगों ने नेल को गुजारना होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रा मेडलरी नेल। मेडलरी कैविटी के अंदर नेल डालना, ठीक है। कैन बी पास्ड टू होल्ड द फ्रैक्चर एंड ऑफ द बोन इन रिड्यूस पोजीशन, इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको रिड्यूस कर सकें। अब इसके अंदर अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास इंट्रामेडलरी नेलिंग, ठीक है, ये अंदर मेडलरी कैविटी के अंदर ये, और ये हमारे पास बहुत लेस इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। छोटी सी ड्रिल मशीन लेके यहाँ पर होल करते हैं, और होल के ज़रिए हम ये पूरा नेल मेडलरी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये वाला जो होता है ना, ये ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, ड्रिल मशीन से बार बार ड्रिल करना और ये सारे स्क्रूज फिट करना, तो ये हमारे पास पेनफुल भी होता है। और ये तो आइडियल होता है ना, लॉन्ग बोन जब हमारे पास फ्रैक्चर हो, ख़ास तौर पे फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर जब हो तब हमारे पास मेथड ऑफ चॉइस क्या होती है, इंट्रामेडलरी नेलिंग होती है। फिर हमारे पास ना इसके एडवांटेज देख लेने हैं कि क्या होते हैं इंट्रामेडलरी नेलिंग के। सबसे पहले वही है मिनिमली इन्वेसिव, ठीक है ना, हमारे पास बहुत कम इसके अंदर इन्वेजन होती है, आप बहुत जल्दी वेट बेयरिंग कर सकते हैं, और पेरियोस्ट्रियल डैमेज जो हमारे पास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, और उसको रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो इसको भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके अंदर चांसेस होते हैं आप इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फिर इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा डैमेज कॉज करेगी। और ये भी हमारे पास ये है कि ये हमारे पास रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप एक चीज़ को बोन मैरो के अंदर लेके जा रहे हो, बोन मैरो के अंदर क्या है, फैट हो सकते हैं, तो क्या होगा, फैट एम्बुलाई का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा और चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। फैट आपके ब्लड के अंदर जाके, ठीक है ना, वो फैट एम्बुलाई बन के आपके लंग्स तक पहुंच सकता है, तो इस वजह से हमारे पास चेस्ट कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। फैट एम्बुलाई भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आप मार्क कर लें, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है इन्फेक्शन डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अगर आप देख लें, अगर नेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो कितना डिफ़िकल्ट होगा हमें ट्रीट करना इसके लिए, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर फैल के सेप्सिस क्रिएट कर सकता है। फिर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एज वेल, ज़ाहिर अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिमूव करना आसान होगा, आपने एक चीज़ डाली हुई है बहुत पतली सी, उसको किस तरह आप निकालोगे बाहर, इसको तो वापस उसी तरह ही खोल के निकाल लोगे, तो ये डिफ़िकल्टी रिमूव है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल फिक्सेटर है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। थैंक यू।